आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है, अप्रगामी तरंगों में निष्पन्द तथा प्रस्पंद की स्थिति में किस पर व्यक्ति अधिक ध्वनि सुनेगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं अप्रगामी तरंगे क्या होती हैं, फिर हम उनमें निष्पन्द और प्रस्पंद की स्थितियां समझ लेंगे, जिससे हमें ध्वनि का पता चलेगा कि किसमें ज्यादा ध्वनित, किसमें अप्रगामी तरंगे जो है ज्यादा ध्वनित होती हैं और व्यक्ति उसे सुन पाता है। ठीक है, अप्रगामी तरंगे हम किन्हें कहते हैं? जब समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे, देखिए जो मेन बातें हैं वो हम लिख लेते हैं। दो प्रगामी तरंगे होती हैं, वो किसी ऐसे माध्यम में मिलती हैं जो सीमित माध्यम होता है, जिसे हम बद्ध माध्यम कहते हैं। ठीक है, असीमित माध्यम या निर्वात की स्थिति पर ये अप्रगामी तरंगे उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। तो एक बद्ध माध्यम है जिसमें दो प्रगामी तरंगे माध्यम, ठीक है, दो प्रगामी तरंगे जिनके लिए उनकी आवृत्ति समान है, मतलब आवृत्ति को ν1 और ν2 से हमने लिख रखा, तो ये दोनों समान हैं और आयाम भी इनके लगभग समान होते हैं। तो a1 लगभग हमने कह दिया a2 के रूप में, तो ये दोनों समान हैं। दोनों विपरीत दिशा से नियत वेग से एक दूसरे की ओर आते हैं और अध्यारोपित होते हैं। तो अध्यारोपण के बाद परिणामी तरंगे हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, इनका अध्यारोपण होता है, पहले तो हम समझा दें। ठीक है, और अध्यारोपण से क्या मिल रहा है? परिणामी तरंगे मिल रही हैं। ये इन्हीं परिणामी तरंगों को बताती हैं कि वो जो परिणामी तरंगे हमें प्राप्त हुई हैं वही अप्रगामी तरंगे होती हैं। और अप्रगामी तरंगे हम क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि देखिए ये किसी उस माध्यम में आगे पीछे नहीं जाती है, केवल ये अपने स्थान पर ही फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। ठीक है, स्थिर रहती है, तो इसलिए अप्रगामी तरंगे हम इसे कहते हैं। उत्पन्न होने वाली निष्पन्द और प्रस्पंद की स्थितियों को हम डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इसे समझने के लिए हमने लिया कोई बद्ध माध्यम मतलब सीमित माध्यम होता है। ठीक है, सीमित माध्यम में हमने केवल एक तरंग को बताया। एक तरंग, ये पहला तरंग हमारे पास होता है, जिसकी दिशा अगर हम एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में देखें तो वो हम समझा देते हैं कि पहली तरंग है। पहली तरंग श्रृंग और गर्त के रूप में कुछ इस तरह से कंपन करते हुए आगे बढ़ रही है इस बद्ध माध्यम में। और दो तरीके यहाँ पर हो सकते हैं कि अगर कोई और तरंग यहाँ पर आती है, वो किसी पृष्ठ से परावर्तित होकर, कठोर पृष्ठ से परावर्तित होकर, नहीं तो एक अन्य तरंग अगर यहाँ पे गुजरेगी तो ये हम कह सकते हैं कि आपतित तरंग है। और परावर्तित तरंग मान लीजिए कुछ इस तरह से आ रही है और ये इन बिंदुओं पर मिलते हैं। तो देखिए जब भी ये कंपित होते हैं तो छोटे छोटे खंडों का निर्माण कर लेते हैं। उन्हीं छोटे छोटे खंडों को हम लूप्स कहते हैं। पहले तरंग की दिशा एक तरफ थी, दूसरे तरंग की दिशा दूसरी तरफ है। एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में हम कह सकते हैं दोनों तरंगें अध्यारोपित हो रही हैं, तो हमें छोटे छोटे खंड मिल रहे हैं। जैसे कि कुछ एक बिंदुओं पर हम देख रहे हैं कि आयाम के मान, मतलब विस्थापन का मान जो होता है वो शून्य है और वेग भी शून्य है। कौन सी स्थितियां मिल रही? ये हमें कुछ मिल रहे हैं जगह, तो इन जगहों को हम बोलते हैं नोड्स या निष्पन्द, इन्हें ही कहा जाता है। तो निष्पन्द हमें कैसे समझ में आया? जहां पर वेग का मान और आयाम का मान शून्य होता है, विस्थापन का मान शून्य होता है, तो वो निष्पन्द की स्थिति। ठीक है, और कुछ कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं कि जो स्थितियां हैं प्रस्पंद की स्थितियां हैं। क्यों? क्योंकि कणों का कंपन जो है वो अधिकतम है, तो इसे हमने बोल दिया कि प्रस्पंद की स्थितियां। निष्पन्द और प्रस्पंद की क्रमशः हमें स्थितियां मिल गई हैं। निष्पन्द को नोड्स हम कहते हैं, प्रस्पंद को एंटी नोड्स हम कहते हैं। ठीक है, प्रस्पंद पे हम देख रहे हैं कि आयाम तथा वेग का परिमाण अधिकतम है। ठीक, एकांतर क्रम में हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होते हैं। तो अभी हम निष्पन्द की बात करें, प्रस्पंद की बात करें, जहां पर कणों का विस्थापन ज्यादा है, कंपन जहां ज्यादा होते हैं, आवृत्ति वहां पर ज्यादा होगी। पे आवृत्ति अगर ज्यादा है या आवृत्ति को हम श्रव्य तरंगों के अंतर्गत देख लें, ठीक है, कि वो ध्वनि के हमारे श्रव्य परास के अंतर्गत अगर ध्वनि जो आवृत्ति उत्पन्न हो रही है वो अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो हम उसे आसानी से सुन सकते हैं, कोई व्यक्ति सुन सकता है। लेकिन निष्पन्द की स्थितियों पर तो हम कह रहे हैं कि विस्थापन का मान शून्य है, वेग का मान भी शून्य है। तो एक तरह से आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति तो बिल्कुल यहाँ पर शून्य रहने वाली है। परिणामी रूप से आवृत्ति शून्य रहने वाली है, मतलब हम वहां पर नहीं सुन पाएंगे। तो ऐसी स्थितियां जब प्रस्पंद की स्थिति पर ध्वनि की जो आवृत्ति वहां पर होती है वो अगर मनुष्य के लिए या व्यक्ति के लिए उसके श्रव्य परास के अंदर आ जाती है या श्रव्य परास से ऊपर होती है, तब व्यक्ति उसे आसानी से सुन सकेगा। ठीक है, तो कौन सी स्थिति यहाँ पर सही बन रही है? प्रस्पंद की स्थिति है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।